तो हमने पहला वर्ग देखा शुकधान्य वर्ग। शुकधान्य वर्ग जो आहार में से पोषक तत्व की उत्पत्ति करता है, उस पोषक तत्व का वहन करने वाला, आहार रस में वहन करने वाला जो वर्ग है वो वर्ग है हरित वर्ग, यानी छठा वर्ग। ये हरित वर्ग पान वर्ग के अंतर्गत आता है और ये जैसा मैंने बताया कि आहार से पोषक तत्वों का आहार रस में वहन करने वाला है। इसके अंदर जो भी द्रव्य हैं, जो भी खाद्य हैं, मैं पहले उनके नाम ले लूं और फिर हम समझेंगे कि हम इन्हें क्यों लेते हैं, कब लेते हैं और कब इन्हें नहीं लेना चाहिए। तो इस वर्ग के अंदर आता है अदरक, जंबीर यानी नींबू, बाल मूलक यानी छोटी वाली मूली, तुलसी, अजवाइन, सहजन, सौंफ, राई, स्याह जीरा, धनिया, गाजर, प्याज और लहसुन। अब ये बताएं कि ये सारी चीजें हम अपने किचन में यूज करते हैं और किचन में यूज करते समय हमारा ध्यान सिर्फ इनके स्वाद के पीछे रहता है, पर इसकी वैज्ञानिकता यही है कि अगर हम ये ना लें तो आहार का पोषक तत्व आहार रस में आना ही नहीं, और यही इसकी प्रधानता है, यही इसका प्रयोजन है। तो आहार में भले ही हमने सुखधान्य ले लिया, हमने अनाज खूब भरपेट खा लिया, लेकिन उस आहार में से उसका जो पोषक तत्व है वो आहार रस में तभी आएगा जब हमारे आहार में इन भी चीज़ों का संयोजन होगा। और ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये इन सबके अलग अलग गुण हैं। तो आइए हरित वर्ग के अंदर जितने भी खाद्य हैं उनकी चर्चा हम एक एक करके करें। इसमें जो सबसे पहला द्रव्य है वो आता है अदरक। अदरक सामान्यतः सभी लोग अपने आहार में प्रयोग करते हैं, और प्रयोजन देखें इसका आहार में तो सबसे ज़्यादा जरूरी इसका जो फंक्शन है वो है रोचन। आहार में रुचि उत्पन्न करने वाला हमारा अदरक होता है। साथ ही साथ ये हमारे अग्नि को बढ़ाता है। जो दूसरा द्रव्य है वो है जंबीर, नींबू। नींबू भी रुचि उत्पन्न करने वाला है, वो दीपन है, मतलब हमारी अग्नि को दीप्त करता है, और जो भी हम भक्त का सेवन करते हैं, जो भी हम भोजन का सेवन करते हैं, उसको वो पाचन करने वाला है। इसके बाद बाल मूलक यानी मूली। मूली हम बाजार में खरीदते समय मोटी तगड़ी मूली खरीदने की कोशिश करते हैं, पर ऐसा लेना बिल्कुल ही गलत है। मूली हमेशा ही छोटी लेनी चाहिए, बिल्कुल छोटी, और ये छोटी मूली ही त्रिदोष शामक है। बड़ी मूली त्रिदोष कारक होती है, वो दोषों को कुपित करने वाली है। अगर इस छोटी वाली मूली को हम स्नेह के साथ सिद्ध करके, यानी कि तेल के साथ पकाकर या घृत के साथ पकाकर हम लेते हैं तो वात का शमन करने वाली है। और अगर इसी मूली को हम अगर सूखी लेते हैं तो ये वात और कफ का शमन करने वाली होती है। इसके बाद जो खाद्य आता है वो है तुलसी। तुलसी औषध में नहीं, तुलसी आहार के अंदर है। इस तुलसी का सेवन हमें कई सारे रोगों के लिए फायदेमंद है। मुख्यतः 3: श्वास, कास और हिक्का। श्वास यानी सांस की तकलीफ, कास यानी खांसी, हिक्का यानी हिचकी। इन तीनों व्याधियों में ये सर्वोत्तम होती है, और इसके साथ ही शरीर के अंदर ये विष का भी नाश करती है। इसके बाद कई सारे मसाले हैं, जैसे अजवाइन है, सौंफ है, राई है, स्याह जीरा है। ये सारे मसाले थोड़े पित्त कारक होते हैं, पर साथ ही साथ हृदय है। ये हृदय के दो अर्थ हैं। हृदय का मतलब जो किसी भी चीज के प्रति हमारा स्नेह है, जो किसी चीज को एक्सेप्ट करने की जो रुचि है, उसको भी हम हृदय कहते हैं। और हृदय का मतलब हृदय के लिए जो उत्तम है वो भी है। तो ये दोनों ही चीजें करता है। कौन कौन? अजवाइन, सौंफ, राई। ये हृदय है और पित्त का उत्क्लेशक भी है। इसके बाद स्याह जीरा कफवात शामक है, और ये बस्ती के रोगों में, यानी मूत्र जहाँ संग्रहित होता है बस्ती में, उन बस्ती के रोगों के लिए ये उत्तम माना जाता है। इस पूरे वर्ग में जो सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज है वो है सहजन। सहजन, जिसको ड्रमस्टिक या कई प्रांतों में मुनगा कहते हैं। इसके कई सारे उपयोग लोग करते हैं, पर ये सब्जी नहीं है, ये हरित वर्ग के अंदर है। ये पान है, ये अन्न नहीं है, ये प्राण का वहन करने वाली है। और हम अपने मरीजों को सामान्यतः ये एडवाइस करते हैं कि सहजन जब भी अवेलेबल हो मार्केट में, इसका सूप बनाकर आप रेगुलर लें 200 से 300 ml की मात्रा में। और इसके जो प्रभाव हैं रोगों में वो बिल्कुल आश्चर्यजनक है।
इसके बाद आता है धनिया। धनिया ज़्यादा कटु नहीं है, मतलब जो दूसरे मसाले हैं उनमें जो कटुता है उनके अंदर जो जितनी तीक्ष्णता है उतनी तीक्ष्णता नहीं है, पर ये रोचन है और साथ ही साथ ये दोष का उत्क्लेश कराने वाला है। अगर दोष का उत्क्लेश कराने वाला है तो हम इसका प्रयोग क्यों करें? आप ये समझे कि कितना चतुराई से ये सारे आहार बनाए गए। अगर जो भी दोष हमारे शरीर में उत्पन्न हो रहे हैं वो धातुओं में लीन होते रहें तो फिर वो अंततः जाके रोग ही उत्पन्न करेंगे। तो जरूरत है कि हम थोड़ा मात्रा में दोषों को उत्क्लेशित करते रहें ताकि ऋतु के प्रभाव से, हमारे आहार के प्रभाव से या अन्य प्रभाव से वो दोष या तो शमन को या शोधन को प्राप्त हो। तो इसके लिए दोषों का थोड़ा उत्क्लेश होना जरूरी है और इसलिए धनिया हमारे आहार के अंदर इंक्लूडेड है और वो हरित वर्ग में आता है। इसके बाद गाजर, गाजर भी हरित वर्ग में ही है। ये गाजर अर्श रोगों में काफ़ी हितकर होता है और जो रोगी पित्त प्रकृति वाले नहीं हैं उनमें अगर थोड़ा पसीना बढ़ाना हो तो इसके लिए गाजर सर्वोत्तम है। प्याज, प्याज के लिए दोनों ही तरह की बातें हैं। द फेमस ओनियन ईटर, मैंने कहीं पढ़ा था, जो 100 साल से ज़्यादा का जीवन जीने वाला और वो अनियन खाकर। वहीं दूसरी तरफ कई सारे मान्यताएं हैं कि प्याज तामसिक है, इसे नहीं लेना चाहिए। हम इन सारे रिचुअल्स, इन ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को अगर छोड़ के सिर्फ इसके पोषकांश की बात करें तो प्याज बहुत ही अच्छा ब्रिंघण कारक है, बहुत अच्छा रोचन है और ये खाद्य द्रव्यों में एक बढ़िया कैटेगरी में ही हम इसको मान सकते हैं। लहसुन, लहसुन के लिए भी ऐसे ही मान्यता है, लहसुन तामसिक है। मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा नहीं जाऊँगा, पर अगर आहार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये कृमि, कुष्ठ और किलास यानी जो सफ़ेद दाग, लिकोडर्मा, इन सब चीज़ों के लिए उत्तम माना जाता है। तो हमने देखा कि ये हरित वर्ग के अंदर कई वैराइटीज़ के चीज़ें हैं, कई चीज़ें जिन्हें हम सब्जियां समझते हैं, कई जो मसाले हैं और अन्य प्याज, लहसुन आदि, ये सारी चीज़ें मिलाकर हरित वर्ग बनती है। मैं फिर से बता दूं, ये हरित वर्ग का कार्य आहार से पोषक तत्वों को आहार रस में पहुंचाने का है।